बहिरा कैरिबियन के बीचों बीच एक खानदान अपनी यॉट पर छुट्टियां मना रहा होता है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में छलांग लगा देती है। आराम करते हुए उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन चूंकि आसपास कुछ नजर नहीं आता, वो सोचती है कि शायद ये उसका वहम होगा। चंद सेकंड बाद वही अजीब एहसास दोबारा होता है। इस बार भी कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अब वो घबरा जाती है और यॉट की तरफ तैरना शुरू कर देती है। तभी अचानक कोई उसकी टांग खींचने लगता है और वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर मौसीकी सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। शौहर टॉम और बेटा बैन मछली पकड़ने में मसरूफ होते हैं। जूलिया पानी की सतह पर रहने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह में पानी जाने की वजह से चिल्लाना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर बाद टॉम को एहसास होता है कि काफी देर से उसने जूलिया को नहीं देखा। वो यॉट पर उसे ढूंढता है और फिर अपनी बीवी को खतरे में देख लेता है। वो बच्चों को बुलाता है, यॉट को इस तरफ ले जाता है और पानी में कूद जाता है। जल्दी से जूलिया तक पहुंचकर उसे संभालता है और यॉट की तरफ तैरता है। बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। खानदान जूलिया को संभालता है, लेकिन जूलिया खुद को समझाती है कि शायद लहरों की वजह से ऐसा हुआ होगा। रात को सब मिलकर बैन की सालगिरह मनाते हैं। केसी को उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है तो वो लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर बड़े बड़े काले बादल छा गए हैं। कॉल में खराबी आती है और वो रुक जाती है। केसी ये बात खानदान को बताने आती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद जमीन से दूर होने की वजह से सिग्नल कमजोर हैं। तभी सबको एक आवाज सुनाई देती है। वो सब बाहर जाते हैं और देखते हैं कि मछलियों का एक घोल गुजर रहा है। टॉम समझाता है कि व्हेल मछलियां हमेशा जमीन के मैग्नेटिसी मैदान की पैरवी करती हैं, लेकिन जब तूफान आता है तो वो उलझन का शिकार हो जाती हैं। अचानक यॉट जोर से हिलती है और बैन गिर जाता है। टॉम को फिक्र होती है कि कहीं यॉट को नुकसान तो नहीं पहुंचा, इसलिए वो होता लगाकर नीचे चेक करने चला जाता है। कुछ देर बाद वो सतह पर वापस आता है, लेकिन उसके कंधे पर एक बड़ा जख्म होता है। जूलिया फौरन उसका जख्म सीती है। टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ी मखलूक थी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो प्रोपेलर कट लग गया। वो कहता है कि जो भी चीज थी बहुत बड़ी थी। टॉम को यूट पर काफी नुकसान नजर आता है, इसलिए उन्हें मदद बुलानी पड़ती है। जूलिया बार बार रेडियो पर कोशिश करती है, कैसी फोन पर सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तभी कैसी को एक अजीब सी मखलूक दिखाई देती है और वो चिल्ला उठती है, लेकिन वो तो बस बैन होता है जो मास्क पहनकर मजाक कर रहा होता है। कुछ देर बाद यूट पूरी तरह बंद हो जाती है और समंदर के बीच में फंस जाती है। जूलिया रेडियो में एक आवाज सुनती है, लेकिन आवाज इतनी खराब होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। टॉम खानदान को बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना पानी बचा है और अब उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली कश्ती का इंतजार करना होगा। अचानक रेडार पर कुछ नजर आता है और खानदान को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब दौड़कर बाहर आते हैं और हैरानी से देखते हैं कि कई सारे शहाबे साकिब जमीन पर गिर रहे हैं। जहां जहां शहाबे साकिब गिरते हैं वहां बड़े धमाके होते हैं। एक शहाबे साकिब पानी में उनके पास गिरता है तो टॉम फौरन यॉट को चलाने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, लेकिन तभी एक और शहाबे साकिब उस इलाके से टकराता है। खानदान डर के मारे एक दूसरे को किस कर पकड़ लेता है। तभी टॉम को समझ आता है कि जो आग के गोले गिर रहे हैं वो शहाबे साकिब नहीं बल्कि सैटेलाइट्स हैं। उसी वक्त बेन देखता है कि यूट से धुआं निकल रहा है। टॉम चेक करता है और तस्दीक होती है कि इंजन खराब हो गया है। हवा तेज होने लगती है तो खानदान यूट के अंदर चली जाती है, ये देखे बगैर कि कुतुबनुमा बहुत तेजी से घूम रहा है। कश्ती जोर जोर से हिलने लगती है। बैन फिर से गिर जाता है और इस बार उसे चोट भी लग जाती है। लहरें तेजी से कश्ती से टकरा रही होती हैं। टॉम मुश्किल से बाहर जाता है और लाइफ जैकेट्स लेकर आता है। तभी बिजली चली जाती है। टॉम फौरन पावर बॉक्स का बटन दबाता है और लाइट वापस आ जाती है। इस वक्त बैन देखता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं, जबकि केसी सिंक पर जाकर उल्टी कर देती है। टॉम रेडियो इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहता है पर सिग्नल नहीं मिलता। अचानक एक तेज आवाज आती है और हवा और भी तेज हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, पर एक छत का दरवाजा खुल जाता है और हवा खिड़कियां तोड़ने लगती है। टॉम एक फ्लेयर जलाता है और थोड़ी देर बाद अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह खानदान हैरत में जागता है कि वो तूफान से बच गए हैं, लेकिन कश्ती आधी तबाह हो चुकी होती है। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि समंदर का पानी गायब हो गया है और कश्ती अब जमीन पर फंसी हुई है। सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं। केसी सिग्नल चेक करती है पर नेटवर्क बिल्कुल गायब होता है। बैन 2 मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है। टॉम कुतुबनुमा चेक करता है और देखता है कि वो उल्टा हो गया है। यह आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था।
कैसी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया होगा और वो टूट जाती है। जब जूलिया उसे समझाने आती है तो कैसी उसे दूर कर देती है और छुपने चली जाती है। जूलिया और टॉम बचा हुआ सामान देखते हैं। बेन अपनी सालगिरह के गुब्बारे एक पत्थर से बांध देता है ताकि शायद कोई बचा हुआ इंसान देख ले। टॉम फिर रेडियो इस्तेमाल करता है और इस बार एक आदमी से राब्ता हो जाता है। उसका नाम नाओ होता है और वो एक आबदोज का कप्तान होता है। उसकी आबदोज भी जमीन पर फंस गई है। वो बताता है कि मैग्नेटिसी कुद उलट गए हैं, इसलिए समंदर पीछे हट गया है और जमीन डूब गई है। वो कहता है कि उसने अभी तक और जिंदा बच जाने वाले नहीं देखे और राब्ते के निजाम बिल्कुल बंद हो गए हैं। वो मजीद ये भी कहता है कि कुतुब फिर से उल्टेंगे और शायद एक हफ्ते में समंदर वापस आ जाएगा। वो खानदान को खबरदार करता है कि जितना हो सके ऊंची जगह चढ़ जाओ, क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो वो बहुत खतरनाक होगा। वो बताता है कि उसका साथी हादसे में मारा गया और आबदोज में सिर्फ 3 लोगों की ही जगह है। जूलिया और टॉम उससे कहते हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। वो उन्हें अपने पते दे देता है। टॉम हिसाब लगाता है कि आबदोज तक पहुंचने में 2-3 दिन लगेंगे। वो खानदान से कहता है कि आज रात अच्छी तरह आराम कर लो, कल सुबह हम निकलेंगे। अगली सुबह खानदान सामान पैक कर रहा होता है, तभी टॉम को करीब में कुछ हिलता हुआ नजर आता है। वो एक लंगड़ा आदमी होता है जिसके हाथ में नेजा होता है और साथ में एक कुत्ता मुसलसल भौंक रहा होता है। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वो आदमी किसी ऐसी जबान में बोलता है जो टॉम समझ नहीं पाता। पानी पीने के बाद वो अजनबी अचानक टॉम के सर पर बोतल मारता है और चेहरे पर जोरदार लात मार देता है। जूलियट डर के मारे भागती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वो आदमी टॉम के पेट में नेजा घोंप चुका होता है। टॉम कुछ देर तक तड़पता है और फिर वो उसकी गर्दन भी काट देता है। फिर वो आदमी जूलिया के पीछे भागता है और उस पर नेजा फेंकता है, जिससे उसके कंधे में चोट लग जाती है। जूलिया दर्द सहते हुए कश्ती के अंदर भागती है और बच्चों को कहती है कि छुप जाओ। वो दरवाजा बंद कर देती है। कैसी और बेन सोफे के अंदर घुस जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन पकड़ाती है और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में छुप जाती है। वो आदमी दरवाजे पर जोर जोर से वो मारता है और आखिरकार अंदर घुस ही जाता है। पहले वो थोड़ा खाना उठाता है और फिर यॉट में इधर उधर ढूंढने लगता है, फिर बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन जूलिया समझदारी से एक छोटे सुराख से बाहर निकल जाती है। वो आदमी सोचता है कि जूलिया भाग गई, लेकिन जैसे ही वो धीरे से निकलने लगती है, उसका कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है। कुत्ता उस पर झपटता है तो जूलिया चाकू से उसे मार देती है। कुत्ते की चीख सुनकर वो आदमी बाहर आता है और अपने कुत्ते की लाश देखकर आंख बगोला हो जाता है। इसी दौरान जूलिया यॉट के दूसरी तरफ से अंदर जाने की कोशिश करती है। वो ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसने लगती है, लेकिन वो आदमी पहले ही वहां पहुंच जाता है। वो इसे पकड़कर जोर से मुक्का मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। जूलिया फर्नीचर पकड़कर बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर वो उसकी कलाई पर पांव रख देता है ताकि वो चाकू छोड़ दे, और फिर उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा जमीन पर दे मारता है और सोफे पर फेंककर उसका गला दबाने लगता है। बच्चे ये सब कुछ देख रहे होते हैं। कैसी बाहर निकल फ्लेयर गन चलाती है जो सीधा उस आदमी को लगती है। वो जल उठता है और यार्ड में आग फैलने लगती है। बच्चे फौरन भाग जाते हैं, लेकिन जूलिया वापस आती है। वो उसे एक किक मारकर गिराती है, नक्शा और बैग उठाती है और वहां से भाग जाती है। बैन और कैसी अपने पापा के पास जाकर रोने लगते हैं। जूलिया भी उनके साथ बैठ जाती है और तीनों मिलकर आंसुओं के साथ टॉम को आखिरी अलविदा कहते हैं। तभी वो डरावना आदमी फिर यॉट से बाहर निकल आता है तो फैमिली फिर से भागने लगती है। कुछ ही देर में यॉट एक बड़े धमाके के साथ उड़ जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग एक छोटे से झरने के पास रुकते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सकें। कैसी सोचती है कि शायद वो पागल आदमी उनके पास गुब्बारे देख कर आया था। ये सुनकर बेन खुद को कसूरवार मानने लगता है। जूलिया उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और सबको आगे बढ़ने को कहती है, क्योंकि वो आदमी अभी भी उनके पीछे है। रास्ते में एक छोटे तालाब के पास बेन एक मरी हुई हैमरहेड शार्क देखकर हैरान रह जाता है। तभी जूलिया नोटिस करती है कि वो आदमी फिर उनके करीब पहुंचने वाला है। सब लोग दौड़ पड़ते हैं और एक रेत के टेले से नीचे गिर जाते हैं, जहां उन्हें जहरीला कचरा दिखाई देता है। फैमिली एहतियात से उसे पार करती है और लगता है कि उन्होंने इस आदमी से पीछा छुड़ा लिया है। चलते चलते उन्हें बड़े बड़े मरे हुए समुद्री जानवर और समुद्र के नीचे जमा हुआ सारा प्लास्टिक दिखने लगता है। बैन आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता है तो जूलिया समझ जाती है कि वो डिहाइड्रेशन के करीब है। वो सबको रुकने को कहती है। जब वो पानी की बोतल देखती है तो उसे झटका लगता है। बोतल में पानी तकरीबन खत्म हो चुका होता है। कैसी को एहसास होता है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद नहीं की थी। जूलिया गुस्से में चिल्लाती है कि इसकी लापरवाही की वजह से पानी खत्म हो गया। कैसी जवाब देती है, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम बचने वाले नहीं हैं।
दोनों के दरमियान लंबी बहस होती है, फिर भी फैमिली आगे चलती रहती है। कुछ देर बाद उन्हें एक क्रैश हुआ तैयारा मिलता है। अंदर कुछ हलता जलता देख सब डर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ परिंदे होते हैं। फैमिली तय करती है कि रात यहीं तैयारे के अंदर गुजारेंगे। वो थोड़ा सा स्नैक शेयर करते हैं और जूलिया को टॉम की जैकेट में एक फैमिली फोटो मिलती है, जिसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। कैसी पूछती है, माम आप और डैड की लव स्टोरी क्या थी? जूलिया मुस्कुराकर बताती है, टॉम अस्पताल में मेरा मरीज था, फिर एक दिन उसने फूल और एक प्यारी सी नज़म देकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। रात के बीच में कैसी तैयारी से बाहर जाती है, तभी वो डरावना आदमी उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया अचानक पीछे से उस पर हमला कर देती है और बार बार चाकू के वार करके उसे मार देती है। कैसी अपनी माँ को गले लगाकर पुरसुकून करती है। अगली सुबह इस आदमी की लाश पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे होते हैं। खानदान देखता है कि उसके जिस्म पर काटने के कई निशानात हैं। इसका मतलब है कि इस इलाके में कोई खतरनाक मखलूक छुपी हुई है। जैसे ही वो लोग वहां से निकलते हैं, केकड़े उसके मुंह से बाहर निकल आते हैं। कुछ घंटों बाद जूलिया और कैसी नक्शा देख रही होती हैं, लेकिन बेन खामोशी से आगे निकल जाता है। जूलिया चिल्लाती है, रुक जाओ, लेकिन बेन एक तालाब पर झुककर पानी पीने लगता है। जूलिया फौरन उसे खींचकर बाहर निकालती है और समझाती है कि नामालूम पानी उसे बीमार कर सकता है। धूप बहुत तेज हो जाती है तो खानदान अपने सर कपड़ों से ढांप लेते हैं। बेन को चक्कर आने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ पुरानी कुर्सियां मिलती हैं और जूलिया और कैसी उनसे एक आर्जी पनाहगाह बना लेती हैं। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और फैसला करती है कि वो रात वहीं गुजारेंगे। सुबह जूलिया एक अजीब सी आवाज सुनकर जागती है। बाहर जाकर देखती है तो केकड़ों का एक बड़ा गौल उनकी तरफ आ रहा होता है। वो फौरन बच्चों को उठाती है और तीनों भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते उन्हें एक बड़ा मालबरदार जहाज नजर आता है। वहां अमले के 3 अरकान जिंदा होते हैं। एक औरत उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 आदमी मना कर देते हैं और खानदान के तीनों अफराद को बाहर छोड़कर कंटेनर लॉक कर लेते हैं। केकड़े करीब आ जाते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। जब वो खुद चढ़ने लगती है तो केकड़े उसके पांव को जोर से काट लेते हैं। बच्चे उसे खींचकर ऊपर चढ़ाते हैं, वरना वो नीचे गिर जाती। कंटेनर के एक सुराख से आधे केकड़े अंदर घुस जाते हैं। अमले के अरकान फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन केकड़े उन पर हावी हो जाते हैं और दोनों को मार डालते हैं। आखिरी आदमी छत के सुराख तक पहुंचता है, लेकिन केकड़े उसे भी नीचे खींच लेते हैं और वो भी मर जाता है। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो उठती है तो खुद को रेत के तूफान के बीच अकेला पाती है। वो घबराकर बच्चों को ढूंढने लगती है। एक मरी हुई औरत का हथियार उठाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। कैसी उसकी आवाज सुनकर वापस आ जाती है और बताती है कि वो और बैन मदद ढूंढने गए थे, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर दोनों बैन से मिलते हैं, जिसे एक खुला कंटेनर मिलता है जहां वो तूफान खत्म होने तक रुक सकते हैं। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने जख्म को जलाकर बंद करती है, जो कि इंतहाई तकलीफदेह होता है। तूफान थमने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है जिसमें सारी पानी की बोतलें होती हैं। लाशें चेक करते वक्त उन्हें एक रेडियो और एक बंदूक भी मिलती है। जूलिया नाव से राब्ता करती है और बताती है कि नक्शा खो गया है। इस पर नाव बताता है कि उन पर आर्थ्रोपॉड्स ने हमला किया था। वो अब भी इसके जानदार हैं, जो ऑक्सीजन की वजह से पूरी तरह पागल हो चुके हैं। अब नाव खानदान को जल्दी करने को कहता है, क्योंकि उसके आलात ने हिसाब लगाया है कि समुंदर तवक्को से ज्यादा जल्दी वापस आएगा और उनके पास सिर्फ चंद घंटे बचे हैं। वो एक फ्लेयर फायर करता है और खानदान इस सिमत में चलना शुरू कर देता है। लंबी वॉक के बाद खानदान एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है जिसमें बैन पेशाब करता है। अब वो लोग आखिरकार आबदोस को करीब ही देख लेते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ा चट्टानी रास्ता पार करना होगा। जैसे ही वो रास्ते से गुजरते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं और पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे खौफनाक लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। जूलिया फौरन अपने बच्चों को एक तरफ धक्का देती है और खुद भी पीछे हट जाती है ताकि कुचली ना जाए। अब एक पत्थर की दीवार उनके दरमियान आ गई है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वो उसके बगैर आगे बढ़ जाए, लेकिन कैसी इनकार कर देती है और इसरार करती है कि उसकी माँ को चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहस होती है और चलाने के बाद जूलिया वादा करती है कि वो बाद में अपने बच्चों को ढूंढ लेगी। मजबूर होकर कैसी अपने भाई को खींच कर आगे ले जाती है। बच्चे चट्टानी रास्ता चढ़कर आबदोस की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि नाव बाहर खून में लथपथ पड़ा है। वो समझाता है कि उसके लिए सब खत्म हो गया है और अब बच्चे आबदोस ले सकते हैं। ये सोचकर कि एक इजाफी जगह होगी, कैसी वापस अपनी माँ को ढूंढने भागती है। तभी जूलिया केकड़ों को आता देखती है और वो फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ केकड़ों को वो मार देती है, लेकिन झंड बहुत बड़ा होता है और सबसे लड़ना मुश्किल हो जाता है। इसी वक्त कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और हाथ आगे बढ़ाती है, तो जूलिया अपने जख्मी पैर के बावजूद तेजी से चढ़ना शुरू करती है। कैसी की मदद से वो दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दोनों साथ में आबदोस की तरफ भागते हैं।
बेन पहले से ही ऊपर खड़ा होता है और फायर खोल देता है ताकि केकड़े परेशान रहें जब तक फैमिली ऊपर चढ़ जाए। केकड़े नाव के जिस्म तक पहुंचते ही फौरन उसे लग जाते हैं। जूलिया गन उठाती है और फायरिंग जारी रखती है जब तक बच्चे अंदर चले जाएं। जब वो महफूज हो जाते हैं, जूलिया समझती है कि गोलियां खत्म हो गई हैं, तो वो गन केकड़ों पर फेंक देती है और अपने बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। फैमिली हैच को अच्छे से लॉक करती है और खिड़की से केकड़ों को आबदोस के चारों तरफ देखती है। इसी वक्त समुंदर वापस आ जाता है तो तीनों फौरन अपनी सीटों पर बैठकर बेल्ट पहन लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तेज लहरें आबदोस को जोर जोर से इधर उधर फेंकना शुरू कर देती हैं, जिससे जूलिया को पूरे सफर के मनाजिर दिखने लगते हैं और कैसी उल्टी कर देती है। जल्द ही वो तेज आवाज वापस आती है और फैमिली बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जूलिया और बच्चे होश में आते हैं और खुद को जिंदा देखकर खुश होते हैं। वो हैच अनलॉक करके बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लहरों ने आबदोस को एक तबाहशुदा शहर में गिरा दिया है। यानी अब जिंदा रहने और नया जीवन शुरू करने की उम्मीद है और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही दिलचस्प वीडियो मिलते रहें। देखने के लिए शुक्रिया।